देखिए, कार्डियक साइकिल एक कंप्लीट हार्ट बीट को शो करता है, जिसमें हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट यानी सिस्टोल करता है और एक बार रिलैक्स यानी कि डायस्टोल करता है। यह साइकिल लगातार रिदमिक मैनर में चलती है और ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करती है। इसके तीन मेन फेजेस होते हैं: एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल, जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होते हैं ताकि ब्लड फ्लो एफिशिएंट और यूनिडायरेक्शनल बना रहे। एट्रियल सिस्टोल, इस फेज में जो एट्रिया होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को वेंट्रिकल्स में पुश करते हैं। वेंट्रिकल्स पहले से पार्शियली फिल्ड होते हैं, लेकिन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन उन्हें कंप्लीटली फिल कर देता है। इस टाइम पर जो एवी वॉल्स होते हैं यानी कि माइट्रल और ट्राइकोस्पिड वॉल होते हैं वो खुले रहते हैं, जिससे ब्लड आसानी से वेंट्रिकल्स के अंदर आता है। यह फेज कार्डियक साइकिल का एक छोटा पर काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, खासकर जब हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है। उसके बाद है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे प्रेशर तेजी से बढ़ता है। इस बढ़े हुए प्रेशर के कारण एवी वॉल्स बंद हो जाते हैं, यानी कि ये वॉल्स बंद हो जाते हैं, जिससे ब्लड वापस एट्रिया में नहीं जा पाता। जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर आर्टरी से अधिक हो जाता है, जो सेमी ल्यूनर वॉल्व होते हैं यानी कि एरोटिक और पल्मोनरी वॉल्व होते हैं वो खुल जाते हैं, यानी कि ये वॉल्व और यहाँ के ये वॉल्व ये खुल जाते हैं और ब्लड बाहर इजेक्ट होता है, यानी यहाँ से ब्लड यहाँ से और यहाँ का ब्लड यहाँ चला जाता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में यानी लंग्स की ओर और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में। तीसरा फेज आता है डायस्टोल। इस फेज में एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स करते हैं। वेंट्रिकुलर प्रेशर गिरने पर सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद हो जाते हैं, जिससे ब्लड वापस वेंट्रिकल्स में नहीं आ पाता, यानी कि ये वाले वॉल्व बंद हो जाते हैं। इसके बाद प्रेशर और कम होने पर एवी वॉल्व्स फिर से खुल जाते हैं और वेंट्रिकल्स में पैसिव फीलिंग स्टार्ट होती है, यानी कि ये वॉल्व खुल जाते हैं जिससे कि इन वेंट्रिकल्स में थोड़ी थोड़ी फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। यह फेज हार्ट को अगले साइकिल के लिए तैयार करता है और कोरोनरी सर्कुलेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, हार्ट साउंड्स वे ऑडिबल साउंड्स होते हैं जो मेनली वॉल्व्स के बंद होने के कारण उत्पन्न होते हैं। ये साउंड्स कार्डियक साइकिल के डिफरेंट फेजेस को इंडिकेट करते हैं और क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसको एस्पिलिटेशन बोलते हैं हम, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉर्मली दो मेन हार्ट साउंड्स होते हैं, S1 और S2। S1 को लब और S2 को डब बोलते हैं, जो एक रिदमिक लब डब पैटर्न बनाते हैं। पहला है S1 यानी कि लब साउंड। S1 साउंड तब उत्पन्न होता है जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स यानी कि माइट्रल और ट्राइकोस्पिड वॉल्व बंद होते हैं। यह क्लोजर तब होता है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, इसलिए S1 वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत को दर्शाता है। यह साउंड कंपैरेटिवली लॉन्गर और लो पिच का होता है और इसे बेस्ट अपेक्स एरिया यानी कि माइट्रल एरिया पर सुना जाता है। दूसरा साउंड है S2 डब साउंड। S2 साउंड तब पैदा होता है जब सेमी ल्यूनर वॉल्व्स यानी कि एरोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व बंद होते हैं।
यह क्लोजर वेंट्रिक्युलर सिस्टोल के लास्ट में होता है, इसलिए S2 डायस्टोल की शुरुआत को शो करता है। यह साउंड कंपैरेटिवली छोटा और हाई पिच वाला होता है और इसे बेस ऑफ हार्ट यानी कि एरोटिक या पल्मोनरी एरिया पर सुना जाता है। देखिए, कार्डियक आउटपुट वह मात्रा है जितना ब्लड हार्ट 1 मिनट में पंप करता है। यह हार्ट की ओवरऑल परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को दिखाता है, क्योंकि यह डिटरमाइन करता है कि बॉडी के टिश्यूज को कितनी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। कार्डियक आउटपुट दो मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, हार्ट रेट यानी कि पर मिनट धड़कनों की जो संख्या होती है वो, और दूसरा स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्शन में वेंट्रिकल्स के द्वारा पंप किया गया ब्लड। इसका फॉर्मूला होता है CO इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, यदि हार्ट रेट 70 बीट्स पर मिनट है और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है, तो कार्डियक आउटपुट लगभग 5 लीटर पर मिनट होता है, जो रेस्टिंग कंडीशन में एक नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है। फिजियोलॉजिकली कार्डियक आउटपुट बॉडी की ज़रूरत के अनुसार बदलता रहता है। एक्सरसाइज के दौरान मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों बढ़ जाते हैं, जिससे कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। इसके अपोजिट शॉक, जैसे कि वोलेमिक या फिर कार्डियोजेनिक शॉक की स्थिति में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिससे कार्डियक आउटपुट भी घट जाता है। हार्ट रेट का रेगुलेशन मेनली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, जिसमें दो भाग होते हैं, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं और मिलकर हार्ट की एक्टिविटी को बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट सिस्टम भी बोलते हैं। यह एड्रेनलिन या कि फिर नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज करता है, जो मेनली SA नोड पर काम करता है और हार्ट रेट को बढ़ाता है, जिसको पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं। इसके अलावा यह फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या फिर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, जिसको पॉजिटिव इंट्रोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। यह रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, स्ट्रेस या इमरजेंसी सिचुएशन में इम्पोर्टेंट होता है। इसके अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो मेनली वेगस नर्व के थ्रू काम करता है। इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम बोलते हैं। यह एसिटिल कोलाइन रिलीज करता है, जो SA नोड पर इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है और हार्ट रेट को कम करता है। इसका मेन काम हार्ट को नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में बनाए रखना होता है और एक्सेसिव एक्टिविटी को कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। यह लॉ बताता है कि हार्ट अपनी पंपिंग को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब है, जितना ज़्यादा वेंट्रिकल्स में ब्लड भरेगा, उतनी ही मजबूत कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब वीनस रिटर्न बढ़ता है, तब वेंट्रिकल में आने वाला ब्लड भी बढ़ जाता है, जिससे वेंट्रिकुलर वॉल्स स्ट्रेच होती है, जिसको प्रीलोड बोलते हैं। यह स्ट्रेच कार्डियक मसल फाइबर की ऑप्टिमल अलाइनमेंट को बढ़ा देता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इस बढ़ी हुई कॉन्ट्रैक्शन के कारण स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब
एक बीट में पंप होने वाला ब्लड भी बढ़ जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हार्ट उतना ही ब्लड बाहर भेजता है जितना उसे रिसीव हुआ था, जिससे सर्कुलेशन बैलेंस्ड रहता है। यह मैकेनिज्म एक्सटर्नल नर्वस कंट्रोल के बिना भी काम करता है, इसलिए इसे हार्ट का इंट्रिंसिक रेगुलेशन कहा जाता है। फिजियोलॉजिकली यह लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स का आउटपुट बराबर बना रहे और ब्लड बॉडी में कहीं जमा न हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के दौरान वीनस रिटर्न बढ़ता है, तो फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म के कारण हार्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा फोर्स से पंप करने लगता है। नेक्स्ट है ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यह हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे जनरेट होते हैं और स्प्रेड होते हैं। ईसीजी की वेव हार्ट के डिफरेंट फेज ऑफ डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को शो करती है, जो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन से जुड़े होते हैं। सबसे पहले पी वेव दिखाई देती है, जो कि एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब है जब एट्रियल इलेक्ट्रिकली एक्टिव होते हैं, इसके बाद वे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेजते हैं। इसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है, जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को दर्शाता है। डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर। यह ईसीजी का सबसे प्रोमिनेंट हिस्सा होता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स का ज़्यादा मसल मास होता है। इस फेज के दौरान वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को लंग्स और बॉडी की ओर पंप करते हैं। जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है, उसी समय एट्रियल रीपोलराइजेशन भी होता है। रीपोलराइजेशन मतलब एट्रियल का रिलैक्स होना, लेकिन यह वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के साथ छिप जाता है और अलग से दिखाई नहीं देता। लास्ट में आता है टी वेव, जो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करता है। इसका मतलब कि वेंट्रिकल्स इलेक्ट्रिकल स्टेट से वापस रेस्टिंग स्टेट में आते हैं। इसके बाद वे रिलैक्स यानी कि डायस्टोल करते हैं और अगली साइकिल के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें पी आर सेगमेंट पी वेव और क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स के बीच के डिले पॉइंट को दर्शाता है, और ठीक ऐसे ही एस टी सेगमेंट क्यू आर कॉम्प्लेक्स और टी वेव के बीच में जो डिले होता है उसको शो करता है। और इसमें जो पी आर इंटरवल होता है वो पी वेव प्लस पी आर सेगमेंट को शो करता है, जो ये बताता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होने और उसको एट्रियल से वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में कितना समय लगता है। और इसी तरह क्यूटी इंटरवल ये दिखाता है कि वेंट्रिकल्स को रेस्ट करने में या फिर रेस्टिंग फेज में आने में कितना समय लगता है।